नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आइए देख लेते हैं शासकीय सेवकों को अवकाश की पात्रता किस प्रकार से है और उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं। दोस्तों, ये अवकाश की जो वीडियो है 1970 के आधार पर बनाई गई है। जिस प्रकार की आपको अवकाश मिलते हैं उसके आधार पर ये विस्तृत जो वीडियो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि अवकाश को रिलेटेड थी। उस पर कम से कम 22,000 लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं और कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा है। तो इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो मैं आपको अब दे देता हूँ, आप देख लीजिए कि शासकीय सेवकों को किस प्रकार के अवकाश की पात्रता होती है। तो आइए देख लेते हैं किस किस प्रकार के अवकाश आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको विदित है, जब भी आप शासकीय सेवा में आते हैं तो आपको जो है कुछ अवकाश दिए जाते हैं, जिनमें आपको कुछ स्वीकृत लीव होती हैं, कुछ अर्निंग लीव्स होती हैं, कुछ जो लीव्स होती हैं वो आप आकस्मिक या कैजुअल लीव्स कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं आकस्मिक जो अवकाश हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने हैं और किस प्रकार से आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके फॉर्म होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आइए देख लेते हैं आकस्मिक अवकाश। तो ये अवकाश के जो प्रकार हैं, जैसे कि आप जनरल कैजुअल लीव ले सकते हैं जो कि आपको 13 दिन की दी जाती हैं। इनको सामान्य आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। ठीक है, किसी पर्याप्त कारण से आप अपने ऑफिस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक साल में आप 13 दिन तक का कैजुअल लीव ले सकते हैं। वहीं आप एक बार में जब आपको अवकाश लेना है तो एक बार में आप 8 दिन का कैजुअल लीव ले सकते हैं। दोस्तों, किसी को पता नहीं होता है तो उनके जो ऑफिस वाले होते हैं वो उनको बता देते हैं कि आप एक बार में 3 से ज़्यादा CL नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आप इस जो है PDF को या फिर इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, जो लेटर का नंबर 25/10/1972 को आया हुआ था। तो इसके अनुसार आप एक बार में 8 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, आप आधे दिन का अवकाश भी आकस्मिक अवकाश के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आप परीक्षा वगैरह दे रहे हैं और उसी सिटी में, तो आप आकस्मिक अवकाश आधे दिन का ले सकते हैं। वहीं महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश दिया जाता है किसी व्रत के लिए, जैसे हड़ताल का तीज का जो व्रत होता है वो आपको एक दिन का मिल सकता है। आप एक समय में 10 दिन तक का अवकाश भी ले सकते हैं। ठीक है, वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में यदि कोई पदस्थ है, कुछ रिजर्व क्षेत्र होते हैं हमारी जो है राज्य में, तो वहाँ भी आप एक वर्ष में 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, एक समय में आप 10 दिन तक का अवकाश इसमें ले सकते हैं यदि आप अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ हैं। वहीं देख लेते हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, तो एक अवकाश जो विकलांग कर्मचारी होते हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए 10 दिन का अवकाश इसमें अतिरिक्त दिया गया है। तो सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं तो 13 आकस्मिक अवकाश जो हैं उसके अतिरिक्त आपको 10 अवकाश की पात्रता आकस्मिक अवकाश के रूप में है, जिसका रेफरेंस 2012 से लिया गया है। ठीक है, विशेष अवकाश किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विशेष आकस्मिक अवकाश केंद्र राज्य सरकार के आयोजन हो सकते हैं, केंद्र या राज्य संस्थान या एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, ठीक है, विश्व बैंक आदि के कार्यक्रम, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान जो निःशुल्क व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं के रूप में मान्य हो सकते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन पर विशेष अवकाश भी ले सकते हैं, जैसे कि शासकीय सेवक यदि पुरुष, ठीक है, यदि वो अपने ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, परिवार नियोजन संबंधी, तो वो 6 दिन का अवकाश इसमें ले सकते हैं। वहीं महिला कर्मचारी यदि ऑपरेशन करवाती हैं तो उसके लिए 14 दिन का अवकाश नॉन फ्यूरल TT के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये भी वर्णित है कि 3 या अधिक बच्चे जीवित होने पर ऐसी परिस्थिति के पश्चात अवकाश हो सकता है। ठीक है, पत्नी कर्मचारी के ऑपरेशन पर पति को भी 7 दिन का अवकाश दिया जाएगा। वो भी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको अपने ऑफिस में प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको अवकाश प्राप्त हो सकता है। आइए देख लेते हैं परिवार नियोजन असफल होने पर। ठीक है, पुनः ऑपरेशन यदि आपको कराना है तो इसका मतलब आप सीरियस तौर पर जानते हैं कि यदि आप ऑपरेशन कराते हैं और किसी कारणवश वो फेल हो जाता है तो इस स्थिति में आप फिर से यदि ऑपरेशन कराते हैं परिवार नियोजन संबंधी, तो इसमें किस प्रकार की जो अवकाश हैं वो आपको मिल सकते हैं। जैसे यदि पुरुष कर्मचारी कराना चाहते हैं तो 6 दिन का चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर। इस अवकाश में रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश भी सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान आप जो है उसी दिन में काउंट किए जाते हैं।
वहीं महिला कर्मचारियों को 14 दिन का चिकित्सीय प्रमाण पत्र इसमें प्रस्तुत करना रहेगा। वहीं देख लेते हैं कि यदि पत्नी की टीटी ऑपरेशन पर 7 दिन का पुरुष को मिल सकता है ये अवकाश। ठीक है, प्राइवेट नर्सिंग होम में भी आप ऑपरेशन असफल होने पर पति कर्मचारी को दिया जाएगा, जो कि चिकित्सक के जो हस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर होगा। ठीक है, यदि पुनः जुड़वाने पर, यदि नस जो है पुनः जुड़वाने पर, तो इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं उस पर भी आपको अधिकतम 21 दिन का अवकाश मिल सकता है। ठीक है, इसमें अविवाहित होने पर या 2 से कम बच्चे होने पर या नसबंदी होने के बाद बच्चों की मृत्यु होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आपको दिया जा सकेगा। अधिकतम 21 दिन या वास्तविक रूप से अस्पताल में रहने पर अब विभागाध्यक्ष जो रहते हैं, आपके ऑफिस के हेड रहते हैं, उनके जो है रिकमेंडेशन पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनसे ज़रूरी है आपका रिकमेंडेशन। वहीं कर्मचारी संघों के जो पदाधिकारी होते हैं उनको भी आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। कोई जो महामंत्री, अध्यक्ष, सचिव स्तर के जो होते हैं उनको इस प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम अवकाश 10 दिन का। जो राज्य स्तर अध्यक्ष, महामंत्री महोदय टाइप के लोग होते हैं, कर्मचारी संघ जो होते हैं, जैसे कि लेबर संघ हुआ, आपका डिप्लोमा इंजीनियर संघ हो गया, तो इनके जो कर्मचारी होते हैं वो जिनके जो नेता होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष या मंत्री, उनको अधिकतम 10 दिन का जो है अवकाश मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, यदि संभाग स्तर या जिला स्तर पर कोई अध्यक्ष है, सचिव है, तो उनको 7 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। तहसील एवं विकास खंड स्तर पर अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो उनको 3 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। ठीक, वहीं देख लेते हैं माह दिसंबर में आकस्मिक अवकाश यदि लेते हैं तो अधिकतम 2 दिन का ले सकते हैं। जैसे कि आप परिहार परिस्थितियों में 2 दिन से अधिक का अवकाश नहीं दिया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिए कि दिसंबर माह में यदि आप लेते हैं तो 2 दिन से अधिक का अवकाश आपको नहीं दिया जाएगा। अन्य अवकाश की बात कर लेते हैं। अन्य अवकाश जैसे कि आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश जो होते हैं, जैसे अर्जित अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश होता है, शिक्षित यदि आप कोई शैक्षणिक डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या अवकाश की पात्रता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अर्जित अवकाश देख लेते हैं। 30 दिन का जो अर्जित अवकाश होता है वो 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को आपको मिलता है। तो अधिकतम इसकी जमा जो है 240 दिन इसमें दी गई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि 240 की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया। ठीक है, तो एक समय में अधिकतम आप 120 दिन का अवकाश ले सकते हैं। अवकाश पर आपको जो वेतन रहेगा, जिस डेट पर आप एप्लीकेशन देते हैं उसी डेट के नियमों के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसका कारण आप घरेलू कार्य, बीमारी इत्यादि दे सकते हैं। नवनियुक्ति या मध्य सेवा में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 15-15 दिन का आप जैसे कि देख लीजिए, जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आपको 15 दिन, फिर 1 जुलाई से आपको 15 दिन का अवकाश, इस प्रकार से आप में 1 साल में 30 दिन का जो अवकाश है वो समायोजित होता जाता है। और इसकी लिमिट जो होती है, जैसे कि 1 साल में 30 दिन हुए और 10 साल में आपको जो रहेगा 300 जो है अवकाश जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका लाभ उठा सकते हैं अपनी पूर्ण सेवा के दौरान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, छोड़ने पर प्रत्येक पूर्ण माह के 2.5 दिन का अवकाश की दर से जमा होते हैं। तो इसमें जो अर्जित अवकाश होते हैं और आपको इसकी जो है सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और आगे। अर्ध वेतन अवकाश, यदि हाफ पेपर भी छुट्टी ले सकते हैं। सेवा के संपूर्ण वर्ष के लिए 1 माह में केवल 20 दिन, यानी इसका उपयोग आप केवल 1 वर्ष में, ठीक है, 1 माह में 20 दिन के लिए उठा सकते हैं। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप चाहें तो पूर्ण अवकाश का वेतन अर्ध वेतन पर ले सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत कारण हो सकता है या चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अर्ध वेतन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लघुकृत अवकाश किस प्रकार से होते हैं, जैसे अर्जित नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उपयोगित अर्ध वेतन अवकाश दुगना विकल्पित होता है। यानी इसका मतलब ऐसा है कि आपको जो रहेगा लघुकृत वेतन के तौर पर आप इसका अवकाश ले सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो 120 दिन अध्ययन हेतु पूर्ण सेवा काल में 180 दिन बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी ले सकते हैं।
ठीक है। महिला कर्मचारी को 60 दिन प्रसूति अवकाश के साथ भी इसको दिया जा सकता है। तो ये नॉर्मल अवकाश के तौर पर भी आ सकते हैं, आप इनको अपरिहार्य कार्यों या इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आधे अवकाश होते हैं कुछ जो आपको नहीं दिए जा सकते, मतलब कि इनका जो काउंट नहीं हो सकता। ठीक है। पूरे सेवा काल के दौरान 360 दिन के अवकाश होते हैं, जैसे 90 दिन अधिकतम सीमा। ठीक है। वहीं पूर्ण अवकाश का वेतन आधा होता है। ठीक है। जैसे कि आपने मान लो 60 दिन का लिया तो उसके आधे दिन का आपको वेतन दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, पूरे सेवा काल में 180 दिन ले सकते हैं। ठीक है। बिना चिकित्सा प्रमाण के आप इसको जो है ले सकते हैं। वहीं देख लीजिए इसमें क्या शर्त है, इसमें ये शर्त है कि यह भविष्य में अर्जित होने वाले अर्धवेतनिक अवकाश तक सीमित रहेगा तथा उसी खाते में विकसित होगा। तो ये अवकाश का एक अलग प्रकार है। तो अब देख लेते हैं असाधारण अवकाश। तो स्थायी और अस्थायी कर्मचारी सेवक के लिए कोई सीमा नहीं होती, वहीं यह कोई अवकाश वेतन दे नहीं होता। तो असाधारण अवकाश, इसमें आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। अस्थायी शासकीय कर्मचारी जो होते हैं तो बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 3 माह तक इसको ले सकते हैं। वहीं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 माह तक 1 वर्ष पूर्ण किए कर्मचारी को भी ये मिल सकता है। जैसे कि आपकी नई नई नौकरी है तो आप इसको 3 माह तक के लिए, यदि आप 1 साल हैं तो 6 माह के लिए किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी ये ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं प्रसूति अवकाश। तो ये समस्त महिला कर्मचारियों को प्रदत्त होता है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि कोई परमानेंट है नॉन परमानेंट है, तो ये सभी को दिया जाता है। तो प्रसूति अवकाश 180 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता। वहीं गर्भपात यदि होता है तो 6 सप्ताह या 45 दिन पूरे सेवा काल में दिया जाएगा। अवकाश वेतन आपको दिया जाएगा। वहीं प्रसूति या गर्भपात या असफल गर्भावस्था के दौरान भी आपको ये दिया जाएगा। और इसमें कुछ शर्तें भी हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनमें क्या क्या संशोधन हुए हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएंगे। तो जिस महिला कर्मचारी के 2 या अधिक बच्चे जीवित हैं उन्हें स्वीकृत नहीं होगा। तो क्योंकि ये कंडीशन राज्य सरकार की है कि 2 से अधिक बच्चे के दौरान आपकी शासकीय सेवा भी निरस्त हो सकती है या फिर आपको इनका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देख लेते हैं विशेष निर्योग्यता अवकाश। कर्तव्य के निष्पादन में पहुंचाई गई चोट के कारण निर्योग महाअवकाश भी दिया जा सकता है। तो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर, परंतु बराबर पश्चात अधिकतम 24, तो 24 आपको मिल सकती हैं। प्रथम 120 दिन का अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन के बराबर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। पुनः निर्योग्यता होने पर अवकाश लिया जा सकता है, किंतु एक नियोग्यता से अधिक नहीं देगा। सेम उसी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। आइए देख लेते हैं और आगे। तो आकस्मिक अवकाश की और अन्य जो जनरल अवकाश हैं उनके अनेक प्रकार हैं। तो उसमें 8वां जो प्रकार है, आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश। तो इसमें जो कंडीशन है, इसमें कौन सी समय सीमा है, उसमें कोई नहीं है। वहीं पूर्ण वेतन पर आपको 120 दिन तक मिल सकता है। इसी कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको 120 दिन तक तो मिल सकते हैं। अधिकतम आप 120 दिन के लिए अवकाश ले सकते हैं। 120 दिन पूर्ण वेतन आपको मिलेगा। वहीं किसी विशेष कर्तव्य के निष्पादन में सामान्य जोखिम से अधिक बीमारी या क्षति का दायित्व बढ़ता है तो ठीक है, यदि पुनः आप जाते हैं तो आपको चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना रहेगा। 9वां जो देख लेते हैं, स्टडी लीव या अध्ययन अवकाश। तो ये आपको किस प्रकार से देगा, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो जो स्टडी अवकाश है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि पूर्ण सेवा काल में आप केवल 24 माह या एक समय में 11 माह के लिए ले सकते हैं। ठीक है। पूर्ण वेतन पर तथा महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते आपको नहीं मिलेंगे। यानी इसमें आपको जो डियरनेस अलाउंस रहेगा वो आपको मिलेगा, पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन अन्य जो HRA होते हैं, DA होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत या बाहर उच्च अध्ययन अथवा विशिष्ट परीक्षण हेतु आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सेवा काल 5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये है कि कम से कम आपकी जो नौकरी है वो 5 साल की हो गई हो, और आपका यदि रिटायरमेंट 3 साल
बचे हुए हैं, यानी 3 साल कम से कम 3 साल से अधिक होने चाहिए, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए। और इस प्रकार की जो कंडीशन है, यानी जो आपकी जॉब है वो 5 साल की हो गई हो और 3 साल से कम ना हो आपके रिटायरमेंट में, तब आपको ये दिया जा सकता है। पितृत्व अवकाश पुरुषों के लिए होता है, जो कि एक समय में 15 दिन का, फिर सबसे पूर्व 15 दिन और फिर सबके 6 माह तक आप इसको ले सकते हैं। ऐसे पुरुष जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं उनके लिए ये दे होगा, ठीक है। इस प्रकार के अवकाश है जो 1970 के नियम के अनुसार हैं। तो उपरांत है ना, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है, जो कि 180 दिवस किया गया है। वहीं और आगे देख लेते हैं कि चिकित्सकीय अवकाश की सुविधा किस प्रकार से है। आइए देख लेते हैं चिकित्सीय अवकाश की सुविधा, जो कि नियम अनुसार है 1996 से जो है चिकित्सीय अवकाश की सुविधा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वहीं अन्य कर्मचारियों को क्या क्या सुविधा है उसको देख लेते हैं। जैसे परिवीक्षा अवधि के जो कर्मचारी होते हैं या प्रशिक्षु होते हैं उनको क्या अवकाश की पात्रता है उनको भी देख लेते हैं। तो परिवीक्षा पर जो कर्मचारी हैं अवकाश नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार के अवकाशों की उनको पात्रता होती है। जो ट्रेनिंग पर होते हैं उनके लिए क्या पात्रता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे चिकित्सा पत्र के आधार पर आधे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन 1 वर्ष की प्रशिक्षुता में अधिकतम 1 माह का अवकाश आप ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आप 1 माह का अवकाश ले सकते हैं। यदि कोई संविदा के रूप में नियुक्त है तो नियुक्ति के प्रथम वर्ष में उसको कोई भी ईएल नहीं मिलेगी, यानी अवकाश अर्जित करने की कोई भी पात्रता उसको नहीं है। वहीं द्वितीय वर्ष में जो अवकाश रहेंगे 2.5 दिन प्रति माह से अर्जित अवकाश अर्जित करेंगे। इस अवकाश की अधिकतम सीमा 60 दिन है। वहीं अर्जित अवकाश के अलावा किसी अन्य प्रकार के अवकाश की उसको पात्रता नहीं रहेगी। दोस्तों, ये जो संविदा की जो शर्तें हैं उसके संबंध में मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए, उसमें संशोधन हो चुके हैं। तो ये नियमों में भी उसमें संशोधन हो गए। वहीं अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को क्या क्या अवकाश हैं उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को तो अर्जित अवकाश शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के समान 180 दिन के अर्धवेतनिक अवकाश को उनकी लघुकृत कराने की अनुमति दी जाती है। वहीं अर्धवेतन अवकाश भी ले सकते हैं, अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं, यानी नो वर्क नो पे अस्थायी शासकीय कर्मचारी के समान। महिला कर्मचारी को 2 बच्चों तक 10 दिन के प्रसूति अवकाश की पात्रता भी होगी। समर्पित अवकाश की पात्रता नहीं है, ठीक है। वहीं विश्राम अवकाश विभाग में अवकाश भी आप ले सकते हैं, ठीक है। विश्राम अवकाश विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को यदि पूरे वर्ष में विश्राम अवकाश का लाभ लेता है तो अर्जित अवकाश की पात्रता उसको नहीं होगी, यानी आप या तो ये ले लीजिए या फिर अर्जित अवकाश ले लीजिए, अन्यथा जितने दिन का अवकाश का लाभ उठाने से वंचित किया जाएगा, ठीक है। यानी किसी विशेष कारणों से उसको क्या होता है कि उसको बिठा के रखते हैं किसी कर्मचारी को, ठीक है, काम पर ना आने देने के लिए, तो उस प्रकार के अवकाश में ये उसको अर्जित अवकाश का लाभ नहीं तो वो उठा लेगा दोबारा, है ना। तो ये अन्य अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान होंगे। वहीं लघुकृत अवकाश का लाभ पूरे सेवा काल में 90 दिन से अधिक नहीं ले सकते हैं। विश्राम अवकाश विभाग में कार्यरत कर्मचारी को अवकाश, ठीक है। विश्राम अवकाश की कुल अवधि 45 दिन की। वहीं विश्राम अवकाश का लाभ न लेने पर 30 दिन अर्जित अवकाश भी दिया जाएगा। जितने दिन विश्राम अवकाश का लाभ नहीं होगा उसको इस प्रकार के सूत्र से आप निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हो सकता है आपसी मनमुटाव से कोई आपका ये कि 45 दिन की छुट्टी या 50 दिन या 35 दिन की छुट्टी को जो है विश्राम अवकाश में ले सकता है। तो किस प्रकार से इसका गणन किया जाएगा उसको देख लेते हैं। अवकाश की पात्रता किस प्रकार से है। वैसे विश्राम अवकाश 65 दिन का है और आप केवल 35 दिन के आपके अवकाश रोके गए हैं, तो 35 और 30 दिन आपके बचे रहेंगे। तो 35 × 30/65 इस प्रकार से 16 दिन का जो अवकाश की आपको पात्रता रहेगी ईएल के लिए, ठीक है। अवकाश स्वीकृति के अधिकार मध्य प्रदेश शासन के जो वित्त विभाग द्वारा ही सभी प्रकार के अवकाश के लिए पत्र जारी किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं और अन्य प्रकार के जो अवकाश हैं उनमें क्या क्या किस प्रकार की पात्रता है, किस प्रकार के कर्मचारी को
कौन अधिकारी उनको पास कर सकता है, इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं अर्जित अवकाश। तो अर्जित अवकाश के बारे में देख लेते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के जो कार्यपालक को छोड़कर जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको किस प्रकार के सक्षम अधिकारी उनकी जो है अवकाश पास कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि कार्यालय प्रमुख, संस्था प्रमुख या जिला प्रमुख, कलेक्टर, पूर्ण अधिकार होते हैं इन अधिकारियों को अपने अर्जित अवकाश पास कराने के। वहीं तृतीय श्रेणी के कार्यपालक कर्मचारी एक बार में 120 दिन का अवकाश ले सकते हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी एक बार में 120 दिन का कर्म अवकाश ले सकते हैं। वहीं प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो एक बार में 90 दिन का अवकाश ले सकते हैं। ठीक है। वहीं आपको करना यह है कि आपको जब भी अवकाश लेना है उसके 1 महीने पूर्व आपको सूचित करना रहेगा। ये मिनिमम कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करना रहेगी। अर्धवेतनिक या लघुकृत अवकाश। तो चतुर्थ श्रेणी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी कार्यालय प्रमुख, संस्था प्रमुख एवं कलेक्टर पूर्ण अधिकार होते हैं। वहीं तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी या कर्मचारी जो हैं कार्यालय प्रमुख, संस्था एवं जिला प्रमुख। तो एक बार में 180 दिन, अर्धवेतनिक 90 दिन का लघुकृत अवकाश आपको मिल सकता है। वहीं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के लिए एक बार में 180 दिन अर्धवेतनिक पर, 90 दिन लघुकृत अवकाश पर। ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है जैसे जिला कार्यालय संस्था प्रमुख के प्रकरण को छोड़कर इन अधिकारियों के प्रकरण पूर्व व्यवस्था अनुसार निराकृत हो सकते हैं। ठीक है। मतलब स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है। भाई प्रथम श्रेणी के कर्मचारी एक बार से 30 दिन एवं और 30 दिन का लघुकृत अवकाश, इस प्रकार से 90 दिन का अधिकतम अवकाश वो ले सकते हैं। वहीं आधे अवकाश चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पूर्ण अधिकार रखते हैं कार्यालय प्रमुख, संस्था एवं जिला प्रमुख। वहीं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक बार में अधिकतम 90 दिवस कार्यालय प्रमुख, संस्था प्रमुख एवं जिला प्रमुख। असाधारण अवकाश चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालक को छोड़कर संस्था, जिला प्रमुख पूर्ण अधिकार रखते हैं इस प्रकार के छुट्टी के आवेदन को पास करने के लिए। तो तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी एक बार में 120 दिन का अवकाश ले सकते हैं। वहीं सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश भी आप ले सकते हैं, जैसे द्वितीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। वहीं कार्यालय प्रमुख एवं जिला प्रमुख इसके लिए पूर्ण अधिकारी होते हैं। ठीक है। वहीं सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के लिए जो कार्यालय प्रमुख, संस्था प्रमुख पूर्ण अधिकार रखते हैं छुट्टी पास कराने। तो इस प्रकार के जो आवेदन हैं वो सभी वित्त विभाग के द्वारा 5 जुलाई 2011 को हैं। वहीं दत्तक ग्रहण अवकाश, तो ये अवकाश भी आप ले सकते हैं। वहीं इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यह सुविधा 2 बच्चों के दत्तक ग्रहण करने तक ही रहेगी। तो दत्तक ग्रहण अवकाश दत्तक के लिए बच्चे की आयु 1 वर्ष की आयु होने तक। ठीक है। यानी आप जब ग्रहण करते हैं और उसके 1 साल तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दत्तक ग्रहण अवकाश 67 दिन की अधिकतम सीमा के लिए दिया जाएगा। ठीक है। वहीं दत्तक ग्रहण अवकाश की निरंतरता में दत्तक ग्राही माता को दत्तक के लिए बच्चे की 1 वर्ष आयु सीमा के लिए 1 वर्ष की कालावधि तक के लिए ये दिया जाएगा, और जो 60 दिन से अधिकता नहीं रहेगा। ठीक है। अधिकतम 60 दिन। वहीं दत्तक ग्रहण अवकाश की कालावधि के दौरान उसे अवकाश में प्रस्थान करने के लिए ठीक पूर्व प्राप्त करने वाले वेतन के समान ही उसको सैलरी दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। ठीक है। संतान पालन अवकाश भी आपको दिया जाएगा, जो कि 730 दिन की अधिकतम सीमा रहेगी संतान के देखभाल के लिए। वहीं अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा, यानी ये इसकी आप मांग कर सकते हैं, केवल अधिकार के रूप में आप इसको नहीं ले सकते हैं। अन्य अवकाश के बारे में देख लेते हैं। वहीं इसमें जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अन्य अवकाश के बारे में देख लेते हैं। तो किस प्रकार से ये अधिकारित होते हैं, क्या संतान पालक अवकाश लेने के प्रारूप निर्धारित किया गया। तो इसके कुछ प्रारूप निर्धारण है जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 13(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आप इनको भरकर सबमिट कर सकते हैं। संतान पालक अवकाश की स्वीकृति के लिए किस स्तर पर प्राधिकार है। तो अवकाश नियमों के उल्लिखित अवकाश यथा अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि के स्वीकृत
के अधिकारों का प्रत्योजन प्रशासकीय विभागों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं क्या क्या इसमें संशोधन है। वहीं तो आगे देख लेते हैं, यदि कोई विकलांग कर्मचारी, जैसे कि मैं बता चुका हूं, उनको 10 दिवस का विशेष अवकाश दिया जाता है। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आप ले सकते हैं इसका लाभ भी। वहीं शासकीय सेवाओं की सेवानिवृत्ति पर आप अर्जित अवकाश का नगद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी अर्जित अवकाश होते हैं वो अधिकतम 300 दिवस के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं और उनके जो रहेगा आपको सैलरी के रूप में उसको अंतिम रूप में भुगतान दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं, जैसे नियुक्ति दिनांक आपकी 1957 या किसी की नियुक्ति दिनांक 15/6/1963 है। सेवानिवृत्ति आपकी 60 वर्ष या 62 वर्ष पश्चात होती है। ठीक है, उस वर्ष में आपके जो दिवस एकत्रित होते हैं उस हिसाब से आप 345 दिन या 435 दिन जो भी हो रहे हैं, तो अधिकतम सीमा जैसे कि बताई गए हैं, अधिकतम सीमा 300 दिन है, तो उसके हिसाब से आपको जो रहेगा सैलरी प्रदत्त की जाएगी। आगे देख लेते हैं, जो मैं बता चुका हूं कि पहले जो 240 दिन की सीमा थी उसको बढ़ाकर 300 दिवस कर दिया गया। ठीक है, ये जो नियम है 6 अगस्त 2018 को ही आया था, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। वहीं संतान पालन अवकाश में किस प्रकार के संशोधन है उसको भी देख लीजिए। तो किसी एक अवसर हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, एक अवसर पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन पूर्ण काल के दौरान जो अधिकतम सीमा है वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार में चाहे तो आप पूरी भी ले सकते हैं या फिर उसको टुकड़ों में भी ले सकते हैं, केवल 2 बार। ठीक है, वहीं देख लेते हैं, उपयुक्त अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी 3 सप्ताह पूर्व आपको इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये किसी अधिकार के रूप में नहीं है, बल्कि ये छुट्टी के रूप में। तो दोस्तों, ये पूरी जो अवकाश की जो वीडियो थी उसके माध्यम से मैंने आपको पूरे अवकाश के बारे में बता दिया गया कि किस प्रकार के शासकीय सेवकों के अधिकार हैं, अवकाश हैं, वो आप ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें इनकी जानकारी नहीं होती है और बमुश्किल है कि हमें इनकी जानकारी कहीं से प्राप्त हो। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सभी को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। आप चाहें तो इसकी PDF भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से कोई भी समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और अन्य जानकारी देने में सक्षम रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।